जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जब भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है तो आपसे दो चीजें पूछता है। पहला पूछता है कि आपको तीनों नियम लिखने हैं जो कि द्वितीयक तरंगिका के संदर्भ में हाइगेंस ने दिए थे, और प्लस में आपको ग्राफ बनाना है। यानी कि जब भी ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको द्वितीयक तरंगिका से संबंधित तीनों नियम लिखने पड़ेंगे, कंपलसरी है, प्लस में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों से बच के रहना चाहते हैं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं तीन नियमों को देखने वाले हैं, प्लस में ग्राफ कैसे बनाना है ये देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी सिद्धांत के आधार पर प्रकाश व ध्वनि तरंगें संचरित होती हैं। क्या किया, हाइगेंस जो थे उन्होंने किसी भी माध्यम में, चाहे वो जल हो या ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई भी माध्यम हो, उस माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया कि तरंगें उस माध्यम में किस तरह से चलेंगी। तरंगों के चलने के लिए किसी माध्यम में सिद्धांत प्रतिपादित किया, और जो सिद्धांत इन्होंने दिया, इसी सिद्धांत पर प्रकाश की तरंगें और ध्वनि की तरंगें संचरित होती हैं। ये दो चीज़ें आपने जाना, इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था और उसी सिद्धांत के आधार पर प्रकाश और ध्वनि तरंगें संचरित होती हैं, और इसी सिद्धांत को द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी सिद्धांत को द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। अब इन्होंने अपने सिद्धांतों में क्या बताया ये हम देखेंगे। इनके अनुसार इन्होंने पहली बात कही कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न की जाती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। एक बार इसको हम फिर से देखते हैं। इन्होंने बोला जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न की जाती है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई माध्यम है। इन्होंने बोला जब किसमें माध्यम में, मान लीजिए ये माध्यम है जल। जब किसी माध्यम में, यानी कि जब किसी माध्यम में, माध्यम कौन सा है, जल में, कोई तरंग उत्पन्न की जाती है। तरंग यानी कि जल में लहर, जल की लहर को भी तरंग ही बोलते हैं। तो अभी आप बोलेंगे लहर कैसे उत्पन्न करेंगे हम, तो लहर उत्पन्न करने के लिए सिंपल सा काम है। आप कोई भी कहीं पर नदी में या किसी तालाब में पानी भरा है, आप एक कंकड़ मार दीजिए, उसमें उठाकर फेंक दीजिए, पूरे आपके तालाब में लहर उत्पन्न हो जाएगी। छोटा कंकड़ रहेगा थोड़ी दूर में उत्पन्न होगी, बड़ा कंकड़ फेंकेंगे पूरे तालाब में लहर उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि जितनी एरिया में उसका प्रभाव पड़ेगा लहरें उत्पन्न हो जाएंगी, यानी कि आपका जल हिलने लगेगा। तो इन्होंने बोला कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न की जाती है, हमने फेंका, तरंग उत्पन्न हो गई, लहर उत्पन्न हो गई, तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है। अभी आपने तालाब में कोई बड़ा सा पत्थर फेंका तो आपका पूरे तालाब का पानी हिलने लगेगा। हिलने से आशय है आपका पूरा पानी जो है डुल रहा है, यानी कि आपका पूरा पानी कंपन कर रहा है। कंपन कर रहा है तो पानी हिल रहा है। किसी माध्यम में जब हम कोई तरंग उत्पन्न करते हैं तो सभी कण कंपन करने लगते हैं, और एक ही कला में एक ही तरह से कंपन करने वाले कणों का पथ बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। फिर समझते हैं। एक माध्यम था, इसमें हमने कंकड़ फेंका, पूरा पानी हिलने लगा, उसके बाद इसमें तरंग उत्पन्न हुई। मान चलिए तरंग ऐसे ऐसे उत्पन्न हुई, ये कोई तरंग है, ऐसे एक तरंग उत्पन्न हो गई। अब क्या हुआ, आगे बोल रहा है एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ। तो एक ही तरह से जो बिंदुपथ यहाँ पर कंपन कर रहा है, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये लगभग एक ही तरह से कंपन कर रहा है। तो जो जहाँ पर जितनी डिस्टेंस में, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक ही कला है, यहाँ से यहाँ तक एक ही कला है, तो जहाँ पर एक ही तरह की लहरें उठेंगी उसको हम बोलेंगे क्या, उस बिंदुपथ को हम तरंगाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तरंगाग्र बोलेंगे। जैसे ये आपका, मान चलिए ये पानी भरा है, आपने यहाँ से बीच में कोई कंकड़ फेंका, कंकड़ फेंकते ही एक ऐसी लहर बन गई। क्या बन गई? लहर बन गई। तो ये लहर क्या हो जाएगी? आपकी तरंगाग्र हो जाएगी, क्योंकि इसका पथ एक ही है। ये इधर को जा रही है, 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 तो लहर आपकी तरंगाग्र हो गई। इस परिभाषा को समझ में तो आपके एक बार में नहीं आएगा, लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे और पानी में कंकड़ फेंकने से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को रोकिए, 1-2 बार पढ़िए, फिर समझिए कि आगे क्या हो रहा है। इन्होंने बोला कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न की जाती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं, पानी हिलने लगता है। एक ही कला में कंपन करने वाले कणों
के पथ के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। जो एक ही तरह की लहरें उत्पन्न होती हैं उनको हम तरंगाग्र बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला, आगे बोला तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग का स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो भाई साहब अगर यहाँ पर मान चलिए हमने कंकड़ फेंका तो ये तरंगाग्र पहले उत्पन्न हुआ, आपने समझा। अब बोल रहे हैं तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु पथ, क्या प्रत्येक कण, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, मान चलिए ये सब पानी है यहाँ पर इस तरंग में, ये एक नई तरंग की भांति व्यवहार करने लगेगा। ऐसा कैसे पता है आपको? आपने देखा होगा एक तरंग के बाद दूसरी तरंगे भी ऐसे उठने लगती हैं पानी में। तो ये दूसरी तरंगे कहाँ से आ रही हैं? दूसरी तरंगे पहली तरंगों से ही तो बन रही हैं। दूसरी तरंगे किससे बन रही है? पहली तरंगे से बन रही हैं। तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग की भांति व्यवहार करने लगता है, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगे निकलती हैं। सभी दिशाओं में क्या निकल रही है? नई गोलीय तरंगे निकल रही हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन तरंगों को हम क्या बोल देंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं बोल देंगे। यानी कि पहले हमने क्या किया, कोई माध्यम लिया, माध्यम में हमने तरंग उत्पन्न की, उसको उसके हम पथ को हमने बोल दिया तरंगाग्र है, और उस तरंगाग्र से यानी कि जो पहली लहर से दूसरी लहर उठी उसको क्या हमने बोला? इसको हमने बोला द्वितीयक तरंगिका। अभी दूसरे से मान चलिए ऐसे तीसरी तरंग उत्पन्न हो गई, तो तीसरी तरंग को हम क्या बोलेंगे? ये फिर हमारी हो जाएगी द्वितीयक तरंगिका, सेकेंडरी तरंग हो जाएगी, और इसके पहले वाली हो जाएगी प्राइमरी। लेकिन अगर हम इसके सापेक्ष देखेंगे तो ये हो जाएगी सेकेंडरी और ये हो जाएगी प्राइमरी। ठीक है, आप समझ गए। जो तरंगिका लास्ट में रहेगी उसको द्वितीयक बोलेंगे, उसके पहली वाली को हम प्राथमिक बोलेंगे। दोनों नियम हो गए। और इन तरंगों की चाल मूल तरंगों के बराबर होती है। हमने पत्थर फेंका तो जितनी तेजी से पहली तरंग चलेगी उतनी ही तेजी से हमारी दूसरी भी तरंग चलेगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। पहले में बोला कि लहर उठेगी, पहले में क्या बोला? लहर उठेगी, और दूसरे में बोला इन्होंने लहर से दूसरी लहर उठेगी, और दूसरी लहर की स्पीड क्या होगी? जो कि पहले लहर की स्पीड है वही दूसरे लहर की स्पीड होगी। इतना आप समझ गए। अब तीसरे पर हम देखते हैं। तीसरे में इन्होंने क्या बोला? किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। जैसे कि अभी ये पहला तरंगाग्र था, इससे हमारी दूसरी तरंगिका निकली द्वितीयक, फिर इससे द्वितीयक निकली तो ये द्वितीयक तरंगिका हो गई। अभी बोल रहे हैं द्वितीयक तरंगिका का आवरण, ये जो बाहरी परत है, इसको स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे। तो हमने इसको स्पर्श करते हुए चलिए एक पृष्ठ खींच दिया, कुछ इस तरह से ये हमारा पृष्ठ हो गया। पृष्ठ खींच दिया तो बोल रहे हैं कि ये पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को उत्पन्न करेगा, नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो भाई तरंगाग्र वही है जिससे जो एक नई तरंग की भांति व्यवहार करेगा। तो हमने क्या किया? इससे संबंधित एक नया पृष्ठ खींच दिया। तो ये क्या है? ये तरंगाग्र हो गया, क्योंकि इसके बाद भी तो तरंगे निकलेंगी। जैसे ये तरंगाग्र था तो इसकी बाद दूसरी तरंग निकली, अब ये इसको हमने ऐसे खींचा इसके संबंधित, तो इससे दूसरी तरंग निकली, तो ये तरंगाग्र हो गया, फिर इससे दूसरी निकली तो ये तरंगाग्र हो गई, इससे अगली निकल रही है, अब ये भी तरंगाग्र हो जाएगा। यानी कि अगली लहर पहले वाले तरंगाग्र से बन रही है, तो पहले वाले के ऊपर कोई लाइन खींचेंगे तो दूसरी वाली भी तरंगाग्र हो जाएगी। सिंपल था। ये एक लहर थी और ये लहर क्या है? ये लहर तरंगाग्र है। क्या भाई? तरंगाग्र है। अब इसको छूकर हमने दूसरी तरंग खींच दिया तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी? ये भी तरंगाग्र हो जाएगी। ये था आपका तीसरा नियम। देखिए तीसरा नियम एक बारी में याद नहीं होगा, समझने का प्रयास करेंगे समझ में आ जाएगा। अभी रही ग्राफ की बात, तो ग्राफ आपको ये वाला बिल्कुल नहीं बनाना है पेपर में, ये केवल समझने के लिए था। ये आप इसे समझिए। ग्राफ बनाने के लिए आप यूज करेंगे ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ है, अभी इसको हम देखेंगे। इन्होंने बोला था जब कोई माध्यम है, मान चलिए कोई माध्यम है, इसमें कोई तरंग उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के सभी कण कंपन करेंगे। हमने तरंग उत्पन्न की तो ये देखिए सभी माध्यम इसमें कंपन करने लगे। फिर इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने? दूसरी बार बोला कि जो तरंगाग्र होगा, मान चलिए ये बिंदुपथ है, जो बिंदुपथ एक ही कला में होंगे वो तरंगाग्र होगा। ये तरंगाग्र हो गया, हमारा पहला तरंगाग्र हो गया। इन्होंने बोला पहले तरंगाग्र, जो तरंगाग्र होगा, तरंगाग्र से जो भी पॉइंट हैं, जितने भी कण तरंगाग्र पर हैं, वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेंगे। पहला प्रकाश का स्रोत ये था। फिर इन्होंने बोला कि जो प्रकाश का स्रोत है, जब इसमें हम तरंग उत्पन्न करेंगे तो सभी कण कंपन करेंगे, वो आप समझ गए हैं। फिर इन्होंने बोला, उसके बाद क्या बोला
इन्होंने कहा कि जो कण कंपन करेंगे अगर वो एक समान कला में हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो तरंगाग्र हो जाएंगे। तो ये हमारी लाइन एक समान कला में थी, ए डैश डैश बी डैश डैश, तो ये क्या हो गई, ये हो गई तरंगाग्र, पहली वाली तरंगाग्र हो गई। फिर उन्होंने बोला कि तरंगाग्र से पर स्थित प्रत्येक कण एक नए ऊर्जा स्रोत की, एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। तो तरंगाग्र पर देखेंगे ये सारे कण थे, तो यहाँ से क्या है, एक नया प्रकाश स्रोत निकला। तो नया प्रकाश स्रोत निकला तो इससे द्वितीयक तरंगिका ये बन गई, ये प्राथमिक तरंगिका हो गई, ये द्वितीयक तरंगिका हो गई। और दूसरा तरंग भी मैंने बोला कि दूसरे तरंग से भी तीसरी तरंग तो आएगी। तो जब दूसरी तरंग से तीसरी तरंग बनी तो इसका मतलब हुआ कि ये एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगी। तो 1 2 3 4 5 6 कण थे, 6 कण अब नए तरंग के 6 कण मिलकर नए तरंग को इन्होंने जन्म दिया। तो ये दूसरा तरंगाग्र हो गया। तरंगाग्र से एक नई तरंग निकलेगी और जो हमारी लास्ट वाली तरंग रहेगी द्वितीयक तरंगिका रहेगी और ये प्राथमिक तरंगिका रहेगी। और अब ये द्वितीयक बन जाएगी, ये प्राथमिक बन जाएगी। ठीक है, आप ऐसे देख लेंगे। अब अगर बात करें इस चित्र की तो ये भी सेम चीज़ है, इसी को इन्होंने सीधी लाइन में लिख दिया है। पहले बोला कि पहला तरंगाग्र हमारा ये था, इससे कुछ जो कण थे उन्होंने इस किरण को बनाया, ए बी को बनाया, तो ये हमारा प्राथमिक तरंगिका हो गई, ये द्वितीयक तरंगिका हो गई। द्वितीयक तरंगिका हमारी फिर से तरंगाग्र की भांति व्यवहार करेगी, तो द्वितीयक तरंगिका से भी नई तरंग निकलेंगी। तो अब जो नई तरंग निकली वो हमारी द्वितीयक तरंगिका हो गई, ये हमारी प्राथमिक तरंगिका हो गई। अब इससे भी जो हमारी तरंग निकलेंगी, जो हमारी तरंग निकलेंगी वो द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी, फिर ये तरंगाग्र की भांति व्यवहार करने लगेगा। यही था, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यही था आज की वीडियो में। इस ग्राफ को बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तीनों नियम समझ में नहीं आ रहे हैं भैया, अच्छे से याद कर लीजिए। पेपर में आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। एग्जामिनर को ये नहीं पता आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो तीनों नियमों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इस चित्र को याद कर लीजिए और इस चित्र को आप पेपर में छाप दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।